चलिए अब हम लोग हमारा आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाली जाती है, उसके वेरियस फॉर्म्स और उससे रिलेटेड जो बेसिक डेरिवेशंस थी हम लोगों ने वो हमारे लास्ट लेक्चर में करी थी। अब आज का जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसके काफी सारे केसेस हम लोगों ने देखने, इसमें दो केसेस होंगे कि जब हमारा जो पॉइंट चार्ज है या तो वो ओरिजिन पर रखा है या हमारा जो पॉइंट चार्ज है वो ओरिजिन के अलावा किसी और पॉइंट पर रखा है। हम लोगों ने ये सब केसेस आज देखने हैं, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट केस हम लोग देखेंगे, केस नंबर 1, वो है पॉइंट चार्ज इज एट ओरिजिन। यानी जिस चार्ज की हम बात कर रहे हैं, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको निकालनी है, वो कहां पर रखा है? वो रखा है ओरिजिन पर। तो हम इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे 3 एक्सिस हो गए, एक्स वाई एंड जी, और जो हमारा पॉइंट चार्ज है वो यहां पर रखा है, कैपिटल क्यू, ओरिजिन पर, ठीक है। अब हम जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं उस पॉइंट के लिए अगर हम लोग पोजीशन वेक्टर बनाए, मान लीजिए मैं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट P पर मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इस पॉइंट P पर मुझको करनी है वैल्यू कैलकुलेट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो यहां पर मुझे निकालनी है। तो पॉइंट P पर, इस पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है वो हो जाएगा R वेक्टर। इस पॉइंट P पर अब मुझे कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हमारा मेथड क्या था? हम हमेशा जहां पर भी मुझे फील्ड निकालनी होती थी मैं वहां पर एक टेस्ट चार्ज रख देता था, Q नॉट। टेस्ट चार्ज कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव होता है, ये बात हम लोगों को पता है, ठीक है। तो मैंने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट यहां पर रख दिया R दूरी पर, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो R हो गया, ठीक। अब इसका जो यूनिट वेक्टर है हम उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस ड्रॉ द यूनिट वेक्टर। जो इस पॉइंट का यूनिट वेक्टर है वो है आर कैप, डायरेक्शन शो करने के लिए। अब इस चार्ज क्यू नॉट के ऊपर एक फोर्स लगेगी। कूलम्स लॉ के हिसाब से वो जो फोर्स है एफ इस तरह से एक्ट करेगी, इधर की तरफ रिपेल होगा क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस हैं, ठीक है। अब ये जो रिपल्शन है इस फोर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। अगर मैं कूलम्स लॉ का इस्तेमाल करता हूं तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय क्यू नॉट एफ वेक्टर वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट, क्योंकि कूलम्स लॉ कहता है जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और साथ में मैंने डायरेक्शन वेक्टर के लिए लगा दिया आर कैप वेक्टर, ठीक। अब ये जो यूनिट वेक्टर होता है आर कैप, इसको लिखा जाता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ आर, यानी आर वेक्टर अपॉन आर, ऐसे लिखा जा सकता है। ये वैल्यू अगर मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो मेरे पास एफ वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ये आ गया मेरे पास फोर्स वेक्टर एफ। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डेफिनेशन कहती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज is equal to the force experienced by a unit charge placed at that point in its field। तो अगर मैं इस पॉइंट पर एक यूनिट चार्ज रखता तो वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। क्यू नॉट चार्ज एफ कर रहा है तो यूनिट चार्ज कितनी करेगा? एफ अपॉन क्यू नॉट। तो हम लिखेंगे देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर ये हो जाएगा एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट से इसको डिवाइड कर दो तो क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास ई वेक्टर का जो फॉर्मूला आया वो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। और अगर मैं स्केलर फॉर्म में कहूं इसको, ओनली द मैग्नीट्यूड,
तो स्केलर फॉर्म में E will be 1/4 pi epsilon naught Q upon R square। ठीक है, तो यहां से हमें एक पॉइंट क्लियर हुआ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है और E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये दो पॉइंट साफ निकल करके आते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल सोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है। ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज ओनली द सोर्स चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये एक सोर्स चार्ज था, मान लीजिए 5 माइक्रोकूलम का, यहां पर मैंने पहले यहां पर 1 माइक्रोकूलम का एक टेस्ट चार्ज रखा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट P पर मान लीजिए कुछ भी, जो भी वैल्यू आपके पास है, सपोज 10 न्यूटन पर कूलम आपके पास वैल्यू आई। अब अगर मैं इस 1 माइक्रोकूलम के चार्ज को हटा करके 1.5 माइक्रोकूलम का चार्ज रखूंगा, तब इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? आंसर है इट विल रिमेन द सेम। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस बात पर नहीं डिपेंड करती कि आपने इस पॉइंट P पर कितना चार्ज रखा, वो इस पर डिपेंड करती है कि जो सोर्स चार्ज है ओरिजिन पर रखा गया उसकी वैल्यू कितनी है। अगर सोर्स चार्ज की वैल्यू नहीं बदली, अगर डिस्टेंस की वैल्यू नहीं बदली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ट चार्ज बदलने से नहीं चेंज होगी। Is it clear? So electric field intensity only depends on the source charge and is independent of the test charge। तो जिस तरह का मैंने आपको क्वेश्चन बताया उस तरह का क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो आपका आंसर आएगा इट विल रिमेन द सेम, इट विल नॉट चेंज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी टेस्ट चार्ज को बदलने से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो एक पॉइंट हमारे पास निकल करके आता है, E is independent of Q naught। Q naught क्या है हमारा? टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द सोर्स चार्ज। दूसरा है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती है। तो अगर पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ प्लॉट करने को कहा जाए, एक ग्राफ है E वर्सेस R, तो आपके पास ग्राफ आएगा E वर्सेस R, y एक्सिस पर E, x एक्सिस पर R, हाइपरबोला। और अगर E वर्सेस 1/r स्क्वायर का ग्राफ आया तो y एक्सिस पर E, x एक्सिस पर 1/r स्क्वायर, द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर के इनवर्स स्क्वायरली प्रोपोर्शनल है, लेकिन 1/r स्क्वायर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये दो ग्राफ्स आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए बनाए जा सकते हैं। ये E वर्सेस R का है, ये E वर्सेस 1/r स्क्वायर का ग्राफ है। ठीक है, तो ये दोनों तरह के ग्राफ्स हमने यहां पर प्लॉट कर दिए। ठीक, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज व्हेन द सोर्स चार्ज इज एट ओरिजिन। अब मान लीजिए मेरा सोर्स चार्ज ओरिजिन पर ना होकर के कहीं और स्पेस में कहीं और रखा है, तब उस केस में उसका पोजीशन वेक्टर भी आ जाएगा और ये बन जाता है हमारा सेकंड डेरिवेशन, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज व्हेन इट इज नॉट प्लेस्ड एट द ओरिजिन। सेकेंड बन जाता है व्हेन सोर्स चार्ज इज नॉट एट ओरिजिन। जब हमने सोर्स चार्ज को ओरिजिन पर नहीं रखा तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। गॉट इट? तो देखते हैं अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
ये मेरे पास 3 एक्सिस हैं, एक्स वाई और जेड, ये है ओरिजिन। और अब हमारा सोर्स चार्ज यहां नहीं रखा बल्कि कहीं और रखा है, तो हम उसके पोजीशन वेक्टर को बना देते हैं ऐसे। ये है आर नॉट, ये आर वेक्टर यहां पर रखा है, ठीक है। और ये है हमारा सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू। अब जहां पर हम इसकी वैल्यू को देखना चाहते हैं, उस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर कुछ इस तरह से गिवन है आपको। ये सपोज हम इसको आर नॉट मान लेते हैं, ठीक है। और यहां पर मैं हमारा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख देता हूं पॉइंट पी पर। अब इनके बीच की ये जो दूरी है, ये हमको कैलकुलेट करनी है। इस वेक्टर को जो फोर्स लगेगी इसके ऊपर वो इस तरह से लगेगी, इधर की तरफ डायरेक्शन में। दिस विल बी योर एफ वेक्टर, इधर की तरफ, ठीक है। तो मुझे अगर ये वेक्टर मैं कैलकुलेट कर लूं किसी तरह से, तो इसी का यूनिट वेक्टर जो होगा वो ही मेरी वैल्यू दे देगा, आर डैश वेक्टर इसको नाम दे देते हैं। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में ट्राइंगल लॉ अप्लाई करूं, यूजिंग ट्राइंगल लॉ, अगर आप ट्राइंगल लॉ देखो तो ये आर वेक्टर और ये आर डैश वेक्टर ये सेम ऑर्डर में है, ये दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में है। और ये जो आर नॉट वेक्टर है, क्यू नॉट का पोजीशन वेक्टर, ये ऑपोजिट ऑर्डर में है। तो ट्राइंगल लॉ कहता था जो दो वेक्टर सेम ऑर्डर में है उनका सम दूसरे वेक्टर के बराबर होता है जो ऑपोजिट ऑर्डर में आता है। तो मैं लिख सकता हूं आर वेक्टर प्लस आर डैश वेक्टर इक्वल्स टू आर नॉट वेक्टर। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर आर डैश वेक्टर इक्वल्स आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर। इसी तरह से अगर मुझे आर डैश का कैप निकालना है तो वो हो जाएगा आर वेक्टर आर डैश वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर डैश वेक्टर, दैट इज आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर, ठीक है। ये मैंने इसलिए निकाला क्योंकि मुझे ये वैल्यू यूज करनी है, ठीक है जी। अब हम फोर्स निकालते हैं क्योंकि यहां पर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये। सो यूजिंग कूलम्स लॉ, ये जो एफ वेक्टर है ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर डैश वेक्टर के मॉड का क्यूब और आर डैश वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है। फोर्स का फॉर्मूला ऑलरेडी हम कूलम्स लॉ में सीख चुके हैं। अब आर डैश वेक्टर के मॉड की वैल्यू और ये आर वेक्टर की उठा करके वैल्यू पुट कर दो, तो आपके पास आया एफ वेक्टर इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर के मॉड का क्यूब आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर। ये तो फोर्स आ गया। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ई वेक्टर, वो होती है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज। तो एफ अपॉन क्यू नॉट हो जाएगी। तो इस फॉर्मूला में से क्यू नॉट हटा दो तो आपके पास ई वेक्टर का फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर, सॉरी आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर के मॉड का क्यूब आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर। ये आ गया आपके पास एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज व्हेन इट इज नॉट प्लेस्ड एट द ओरिजिन, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज के दो अलग अलग केसेस हमने यहां पर कैलकुलेट कर लिए। अब इसमें एक और एडिशनल पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा फॉर सम न्यूमेरिकल्स, वो हमको समझना है। इसके लिए हम उसकी स्केलर फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। जो फॉर्मूला है पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, उसकी स्केलर फॉर्म हम लोग यूज करेंगे क्योंकि हमारे लिए वही सफिशिएंट रहेगा इसमें समझने के लिए।
देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वैक्यूम है उसको हम लिखते हैं ई नॉट इक्वल्स 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं वैक्यूम की जगह उस चार्ज को उठा करके एक मीडियम में डाल दूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी के या एप्सिलॉन आर है, तो अगर वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली जाए इन मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के या एप्सिलॉन आर, तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ई, वो हो जाएगी 1/4 एप्सिलॉन, खाली एप्सिलॉन, नॉट नहीं आया यहां पर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और ये जो एप्सिलॉन है इसको हम पढ़ चुके थे के इंटू एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो मैं लिख सकता हूं 1/4 एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको कहा हमने इक्वेशन नंबर 2। 1 को 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग 1 बाय इक्वेशन नंबर 2, तो मेरे पास आएगा ई नॉट अपॉन ई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर। 1/एप्सिलॉन आर बचा, ऊपर चला जाएगा, दैट इज, तो मैं कह सकता हूं एप्सिलॉन आर या के इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई। तो यहां से मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी की एक और डेफिनेशन बना सकता हूं। क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम may also be defined as the ratio of electric field due to a point charge in vacuum to the electric field due to the same charge at the same point in that medium। ठीक, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालूं मीडियम के अंदर, तो वो ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर आ जाती है। कितने गुना हो जाती है? बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो एप्सिलॉन आर है ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, तो इसीलिए E विल ऑलवेज बी लेस देन E नॉट। तो जब भी आप किसी एक पॉइंट चार्ज को उठा करके वैक्यूम के अलावा किसी भी मीडियम में रखते हैं, तो उस पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। कितने कम हो जाती है? 1/एप्सिलॉन आर टाइम्स या 1/k टाइम्स। मान लो जैसे पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है 20 डिग्री सेल्सियस पर, हमको ये बात पता है। अब अगर मैं एक चार्ज को पानी में डुबो दूं और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूं, तो वैक्यूम के मुकाबले वो 1/80 टाइम्स के हिसाब से कम हो चुकी होगी। तो आपके पास जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो पिछली वाली से 1/80 टाइम्स के रेशियो के हिसाब से कम आएगी, यानी घट जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जब भी आप वैक्यूम के अलावा कोई भी मीडियम से रिप्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा रिड्यूस होगी। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मान लो मेरे पास दो चार्ज हो, तब हम क्या करेंगे? ये कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे चल करके हम लोग डायपोल को समझेंगे, तो वहां पर दो ही चार्जेस का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। दो चार्जेस की वजह से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड।
ये हमारे पास पहला चार्ज है Q1, ये हमारा दूसरा चार्ज है Q2, ठीक है। और ये वो पॉइंट है P जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, इस पॉइंट P पर, ठीक है। तो इनके पोजीशन वेक्टर्स को नाम दे देते हैं भाई। इसका पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर r वेक्टर, ठीक है। तो अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे होगी, इसको मैं नाम दे सकता हूं E1 वेक्टर। अब मैं डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड रख सकता हूं क्योंकि मेरे को पता है फॉर्मूला पॉइंट चार्ज की फील्ड का। ऐसे ही दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स मैं यहां रख सकता हूं। ये मेरे पास E2 वेक्टर या F2 वेक्टर भी मान सकता हूं, डिपेंडिंग कि मैंने यहां पर चार्ज Q नॉट रखा है। एक ही बात आएगी, डजंट मेक अ डिफरेंस, ठीक है। अब इस वेक्टर को अगर मैं कैलकुलेट करूं, देखो ट्रायंगल लॉ लगा करके दिस प्लस दिस, क्योंकि मुझे ये डायरेक्शन चाहिए, मुझे ये वाली डायरेक्शन चाहिए, तो ये r वेक्टर इसका और इसका सम हो जाएगा, तो ये वाला वेक्टर r वेक्टर माइनस r1 वेक्टर आ जाएगा। ऐसे ही मुझे ये वाली डायरेक्शन चाहिए ऊपर की, तो ये वाला वेक्टर मेरे पास आ जाएगा r वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। गॉट इट। अब मेरे पास दोनों फील्ड्स आ गई। अब मुझे इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो मैं इस्तेमाल करूंगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कुछ इस तरह से। तो मैं इनका रिजल्टेंट E वेक्टर यहां पर बना सकता हूं। तो पहले E1 वेक्टर को निकालते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगी उसको हम निकालते हैं। देखिए कैलकुलेट करिए, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वेक्टर आएगी वो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन मैग्नीट्यूड का क्यूब, यानी r वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का क्यूब, r वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2, तो वो आएगी E2 वेक्टर इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन r माइनस r2 वेक्टर के मॉड का क्यूब, r वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। दोनों फील्ड्स आ गई। अब जो नेट फील्ड आएगी E, वो E1 और E2 का वेक्टर सम होगी, यानी इन दोनों वैल्यूज को प्लेस कर दीजिए, क्योंकि वेक्टर्स हैं तो वेक्टर फॉर्म ही ऐड होंगे। तो आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा Q1 अपॉन r माइनस r1 वेक्टर का क्यूब, r माइनस r1 वेक्टर प्लस Q2 r माइनस r2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r माइनस r2 वेक्टर का क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू चार्जेस। यानी जब भी आपको दो चार्ज गिवन हो तो आप जिस भी पॉइंट पर फील्ड निकालने को आपको कहा जाएगा, आप उन फील्ड्स का वेक्टर सम ही वहां पर करेंगे, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हम सेम यूज करते हैं जब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो डायपोल में भी हम एग्जैक्टली सेम यही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू चार्जेस। अब अगर दो से ज्यादा चार्जेस हो जाएं तो भी हम वेक्टर सम ही करेंगे, हमें पता ही तो लॉजिक कहता है, हमारा बेसिक मैथमेटिकल लॉजिक कहता है, जो हमने वेक्टर्स के बारे में सीखा कि वेक्टर्स का जब भी आपको रिजल्टेंट निकालना हो तो आप उन वेक्टर्स का उठा करके वेक्टर सम कर दीजिए, यही तरीका होता है। अब इसी वेक्टर सम के कॉन्सेप्ट को हम नाम देते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं हम इसको? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो यही हमारा अगला टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड
किसी भी पॉइंट पर ढेर सारे चार्जेस की वजह से होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड उन सब के द्वारा प्रोड्यूस किए गए इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगी, वेक्टर सम होगी। वो जो चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का हर एक चार्ज की इंडिविजुअल फील्ड का वेक्टर सम। जैसे मान लो चार्ज Q1 ने इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्रोड्यूस करी थी, चार्ज Q2 ने इलेक्ट्रिक फील्ड E2 प्रोड्यूस करी थी, चार्ज Q3 ने इलेक्ट्रिक फील्ड E3 प्रोड्यूस करी थी। इसी तरह से मेरे पास n चार्जेस हैं, तो जो nth चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड En हो जाएगी। अब मैं किसी एक पॉइंट पर इन सारे चार्जेस की फील्ड निकालना चाहता हूं, नेट कितनी है, तो मैं क्या करूंगा, इन सारी फील्ड्स को उठा करके वेक्टर सम कर दूंगा। इसी बात को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फील्ड्स, या सिंपली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। गॉट इट। इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं किस तरह से निकाला जाता है, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड फिर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे आपके लिए। यह है हमारा फर्स्ट चार्ज Q1, यह है हमारा सेकेंड चार्ज Q2, ऐसे ये है हमारा nth चार्ज Qn, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट P पर। ठीक है, तो इनमें से हर एक के इंडिविजुअल डिस्टेंसेस हम निकाल सकते हैं। अगर यह है R1, यह है R2, यह है Rn और यह है R वेक्टर, तो यहाँ पर सबकी इंडिविजुअल फील्ड्स एक्ट करेंगी और उन फील्ड्स का हमको उठाकर वेक्टर सम करना है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1 हो जाएगी, वो हो जाएगी E1 वेक्टर इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R माइनस R1 वेक्टर के मॉड का क्यूब R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये हमने अभी कन्वेंशन अभी सीख ली कि इस तरह से ही हम फील्ड निकालते हैं। पॉइंट चार्ज की फील्ड का फॉर्मूला लगाया है मैंने और कुछ नहीं किया। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2, तो वो आ जाएगी E2 वेक्टर इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस R2 वेक्टर के मॉड का क्यूब R माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, इसी तरह से nth चार्ज, n चार्ज है हमारे पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू nth चार्ज Qn, तो मेरे पास En वेक्टर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn R माइनस Rn के मॉड का क्यूब R माइनस Rn। ये फील्ड्स आ गई। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, जो नेट फील्ड E होगी वो E1 प्लस E2 टिल En का वेक्टर सम, वैल्यूज उठा के डाल दीजिए, तो आपके पास E वेक्टर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में Q1 R माइनस R1 अपॉन मॉड ऑफ R माइनस R1 का क्यूब प्लस Q2 R माइनस R2 अपॉन मॉड ऑफ R माइनस R2 का क्यूब प्लस Qn R माइनस Rn अपॉन मॉड ऑफ R माइनस Rn का क्यूब। ठीक है, अगर मैं इसको समेशन फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं E वेक्टर इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I इक्वल्स 1 to n। ठीक है, और वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर, आपके पास Qi R वेक्टर माइनस Ri वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R वेक्टर माइनस Ri वेक्टर का क्यूब। ठीक है, ये बन गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू n चार्जेस, और यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है कि जब भी आपके पास n चार्जेस होंगे तो उनकी वजह से जो नेट फील्ड किसी भी पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगी वो उनके द्वारा बनाई गई इंडिविजुअल फील्ड्स का वेक्टर सम होती है। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ
सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। गॉट इट? अब एक और इंपॉर्टेंट छोटा सा नोट जो आपके काम आएगा, before we move on to the questions based on this concept. देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, E, उसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो इफ R इक्वल्स टू 0 हो जाए, यानी इफ R टेंड्स टू 0, देन E टेंड्स टू इंफिनिटी। मतलब क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज at its own location is infinite। एक पॉइंट चार्ज की वजह से अपनी ही लोकेशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है? इंफिनिटी। अपनी ही लोकेशन पर, क्योंकि अपनी लोकेशन पर उसकी दूरी 0 हो जाती है। तो जब आप यहां आर की वैल्यू 0 रख देंगे तो ई की वैल्यू इंफिनिटी आ जाएगी। कोई भी पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपनी ही लोकेशन पर, उसे आप डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज इनफाइनाइट। और इट कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आपके काम आ सकता है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, काम आ जाते हैं, क्योंकि अब बोर्ड का पेपर थोड़ा सा टिपिकल आने लग गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। जो सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट हमने सीखा उसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से हमारे दिमाग में एकदम फिट होकर के बैठ जाए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, दो पॉइंट चार्जेस हैं, +5 × 10 की पावर -19 कूलम और +20 × 10 की पावर -19 कूलम के, जिनको मैंने सेपरेट किया है बाय डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। 2 मीटर की दूरी से उनको सेपरेट किया है। आपको एक ऐसा पॉइंट बताना है ऑन द लाइन जॉइनिंग देम एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। ठीक, देखो क्वेश्चन को समझो। ये है मेरे पास पहला चार्ज Q1, इसको मैं नाम देता हूं। ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए। यहां मैंने रखा है दूसरा चार्ज, दोनों ही पॉजिटिव है। क्वेश्चन के हिसाब से जो Q1 है वो है +5 × 10 की पावर -19 कूलम, और जो Q2 है वो है +20 × 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे गए हैं? 2 मीटर। तो मैंने R को मान लिया 2 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज R। ठीक, अब मैंने कहा वो पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मैंने कहा सपोज ये पॉइंट है, पॉइंट O पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे डायरेक्टेड होती है, याद रखनी है ये बात। नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ होती है। क्या? पॉजिटिव चार्ज की फील्ड चार्ज से अवे होती है, नेगेटिव चार्ज की फील्ड चार्ज के टुवर्ड्स होती है। यानी अगर ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी, और अगर ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी। ठीक, ये बात याद रखनी है सबको। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की अवे होती है, नेगेटिव चार्ज की टुवर्ड्स होती है। रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में समझा दूंगा। ठीक है, तो अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इस पॉइंट पर इस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे बनानी पड़ेगी मुझे, तो ये मेरे पास बन जाएगी E1 इधर की तरफ, और ये भी पॉजिटिव है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे इधर बनानी पड़ेगी, ये हो जाएगी E2। सपोज मैं कहता हूं AO A के बराबर है, तो या X के बराबर है सपोज, तो ये R - X के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट O पर जो नेट फील्ड है
कितनी हो जाएगी वो वेक्टर सम, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन नेगेटिव। तो कौन सी वेक्टर फील्ड ई जो पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ E1 तो प्लस और E2 माइनस। ओ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी हो गई E1 माइनस E2। अब अगर ये नल पॉइंट है, क्योंकि इन्होंने क्या कहा एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इज 0। क्वेश्चन के हिसाब से तो इलेक्ट्रिक फील्ड O पर कितनी है 0, तो मैं कहूंगा देयरफॉर E1 माइनस E2 इक्वल 0 या E1 इज इक्वल टू E2। दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होने चाहिए बराबर। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड में Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर होता था। वैल्यू रख दो, E1 की वैल्यू Q1 की वजह से आएगी तो Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर, और E2 की फील्ड Q2 की वजह से आएगी बराबर किसके है Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये दूरी कितनी है R माइनस x का स्क्वायर। ठीक है जी, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों साइड से कैंसिल, तो मेरे पास वैल्यू आ गई Q1 इंटू R माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 इंटू एक्स का स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट। तो मेरे पास आया रूट Q1 R माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट Q2 इंटू एक्स। इसको इधर ले जाओ, ब्रैकेट को ओपन कर दो इसको, तो मेरे पास आया रूट Q1 R माइनस रूट Q1 एक्स इज इक्वल टू रूट Q2 एक्स। इसको इधर ले जाओ, तो मेरे पास रूट Q1 R इज इक्वल टू रूट Q2 एक्स प्लस रूट Q1 एक्स। तो मेरे पास x की वैल्यू आई अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 इंटू R। अब आपके पास Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू है, R की वैल्यू है, प्लेस करो आपके पास x की दूरी आ जाएगी। नोटिस करो ये फॉर्मूला सेम वही है जो हमने फोर्स के इक्विलिब्रियम में निकाला था, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट आया था, एग्जैक्टली सेम। गॉट इट। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि यहां पर ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव होंगे तभी इक्विलिब्रियम बीच में आएगा। अगर एक भी नेगेटिव हो गया तो बीच में इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, तब साइड पर कहीं आएगा। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो आइदर साइड में हो सकता है, और अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो बीच में होगा। ये याद रखनी है बात आपको क्वेश्चन में। गॉट इट। जब आप इसमें वैल्यू डालेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट एक्स की वैल्यू 2/3 मीटर आ जाएगी। क्लियर, सबको क्लियर हो गया वाला कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास 4 चार्जेस हैं, कौन कौन से जी, प्लस क्यू माइनस क्यू एंड माइनस क्यू। इनको हमने 4 कोनों पर रख दिया है एक स्क्वायर के, ए बी सी और डी पर। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट द सेंटर। इस क्वेश्चन में जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए, ये जो ऑर्डर है ये मैटर करता है। अगर आपने ये ऑर्डर अपने आप मन से पलट दिया, आंसर पूरा गलत हो जाएगा। तो ऑर्डर को ध्यान से फॉलो करना। तो देखो ये मेरे पास स्क्वायर है ए बी सी और डी। ठीक है, हमें सेंटर पर निकालनी है, तो सेंटर भी ड्रॉ कर लेते हैं साथ ही साथ, जहां डायगोनल्स इंटरसेक्ट होती है दैट इज द सेंटर। तो ये आ गया हमारे पास सेंटर ओ। अब चार्जेस उठा करके रखते हैं। पहला चार्ज है प्लस क्यू ए पर, फिर है प्लस क्यू बी पर, फिर है माइनस क्यू सी पर, फिर है माइनस क्यू डी पर। सेम ऑर्डर में हमने रखा। ठीक है, ये जो स्क्वायर है इसकी हर साइड ए और ए है, तो डायगोनल √2a हो जाएगी। प्रीवियसली डिराइव करा चुका हूं, पाइथागोरस थ्योरम से होता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। और ये साइड उसका हाफ हो जाएगी, यानी a/√2। ठीक है, तो ये साइड्स a/√2 आ जाएंगी। मुझे पता है ये बात, a/√2। ठीक है, ये आ गया। अब
पॉजिटिव चार्ज की फील्ड अवे बनाई जाएगी, तो इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड ओ पर ऐसे अवे होगी। इस ई वेक्टर को मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, ई मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं फिलहाल इसका, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस है ओ ए का स्क्वायर, तो ई की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए अपॉन √2 का स्क्वायर, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा स्क्वायर होकर के, तो मेरे पास ई की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है भाई, ये a√2 आएगी पूरी डायगोनल, उसका हाफ कर दोगे तो a अपॉन √2 बन जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास एक फील्ड आ गई। ऐसे ही इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड भी अवे होगी इधर की तरफ, ई नेगेटिव चार्ज की फील्ड किधर होती है, अवे के टूवर्ड्स, ये होती है टूवर्ड्स, तो इस नेगेटिव चार्ज की फील्ड इधर आ जाएगी, ये भी ई होगी, और इस नेगेटिव चार्ज की फील्ड भी टूवर्ड्स आएगी, तो ये इधर आ जाएगी, ई आ जाएगी। तो बेसिकली मेरे पास ये ई और ई एक डायरेक्शन में हो गया, कितना हो गया 2e, एक ई और ई इधर हो गया, कितना हो गया 2e, और एक स्क्वायर की डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं एट राइट एंगल्स, दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो उनका रिजल्टेंट जो मैं निकालूंगा वो मैं कैसे निकाल सकता हूं वेक्टर फॉर्म से, तो वो √a² + b² दैट इज √2e का स्क्वायर प्लस 2e का स्क्वायर, जो नेट फील्ड आएगी मेरे पास, तो वो नेट फील्ड आ जाएगी √4e² प्लस 4e² दैट इज √8e²। ठीक है, तो 2 और e² बाहर आ जाएगा, दैट इज 2√2e, कितना हो जाएगा 2√2 टाइम्स e। e की वैल्यू कितनी है, e की वैल्यू है k इंटू 2q अपॉन a², यह है, ये वैल्यू उठा करके यहां रख दो, तो ये आ जाएगा 2√2 इंटू k 2q अपॉन a², 2 और 2 4, तो ये हो जाएगा 4√2 kq अपॉन a², दैट इज योर आंसर। ठीक है, और डायगोनल से 45 डिग्री पर, क्योंकि जब वेक्टर्स बराबर होते हैं तो जो उनका रिजल्टेंट होता है वो एंगल बाइसेक्टर पर लाई करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ कॉन्सेप्ट जो यूज किया वो कॉन्सेप्ट था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये सिर्फ इसके 2 सैंपल क्वेश्चन थे, इसके और क्वेश्चन मैं आपको आज ही शीट के साथ भेजूंगा, तो आपको ये क्वेश्चन ट्राई करने होंगे अलोंग विथ योर थ्योरी। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा।